बड़ी खबर के साथ जो कि उत्तराखंड से मिल रही है। उत्तराखंड में फिर बढ़ा दिया गया है कोविड कर्फ्यू। राज्य सरकार ने 20 जुलाई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया है। बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी होगा। मैदानी जिलों से पर्वतीय जिलों में जाने के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट अब अनिवार्य है। शादी समारोह में अब 50 लोग कोरोना रिपोर्ट दिखाने के बाद ही शामिल हो पाएंगे। शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे। शव यात्रा में सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। कोचिंग संस्थान 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। वीकेंड पर पर्यटक स्थलों पर भीड़ को देखते हुए पर्यटकों को जाने की अनुमति क्षमता अनुसार जिलाधिकारी निर्धारित करेंगे। तो देखिए, जैसे ही कोरोना की रफ्तार में कुछ कमी आई, वैसे ही धीरे धीरे करके तमाम राज्यों ने कोरोना कर्फ्यू खोलना शुरू कर दिया था। लेकिन इस बीच उत्तराखंड वो राज्य है जो एक बार फिर से कोरोना कर्फ्यू लगा रहा है और 20 जुलाई तक ये कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। चूंकि पर्यटकों की भारी भीड़ उत्तराखंड में उमड़ रही है, जिसके लिए अब आशंकाएं कोरोना को लेकर बढ़ चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल वाराणसी के दौरे पर जाने वाले हैं। 15 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर आ रहे हैं और पीएम मोदी के दौरे से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ कल वाराणसी में होंगे, जहां वो पीएम मोदी के दौरे से पहले चल रही तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा सीएम योगी वाराणसी में पीएम मोदी के कार्यक्रम स्थलों का मुआयना करेंगे और प्रधानमंत्री की सुरक्षा की तैयारियों का खुद मुआयना करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 15 जुलाई को वाराणसी जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है, जहां वो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निरीक्षण का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। कल लखनऊ से गिरफ्तार 2 आतंकियों को आज एटीएस ने कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने दोनों आतंकियों को 14 दिन की रिमांड पर एटीएस को सौंप दिया है। दरअसल एटीएस ने कोर्ट में 14 दिन की रिमांड की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। यानी अब एटीएस की रिमांड में पूछताछ के दौरान कई अहम खुलासे हो सकते हैं। आपको बता दें कि गिरफ्तार दोनों आतंकियों के साथी फरार हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए जगह जगह छापेमारी की जा रही है। लखनऊ में 2 अलकायदा आतंकियों के पकड़े जाने के बावजूद चारबाग रेलवे स्टेशन पर बड़ी लापरवाही देखने को मिली। यहां लोग बिना जांच के ही आ जा रहे हैं, क्योंकि स्कैनर मशीन पिछले 1 महीने से खराब पड़ी हुई है और गेट पर लगे मेटल डिटेक्टर भी किनारे पड़े हुए हैं। राष्ट्रपति के दौरे के बाद से ही ये मेटल डिटेक्टर यहीं पड़े हैं। वहीं गेट पर सुरक्षा कर्मी की तैनाती भी सिर्फ दिखावा नजर आ रही है। ये लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है ऐसे समय में, जब लखनऊ से 2 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं और एक बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की मांग से जुड़े मामले में बांदा जेल के अधीक्षक ने अपनी रिपोर्ट प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में भेज दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जेल मैनुअल की धारा 432 के तहत मुख्तार अंसारी को विशेष सुविधाएं दी गई हैं। विधायक होने के नाते मुख्तार अंसारी को जेल में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो उन्हें सभी बांदा जेल में मुहैया करा दी गई हैं। मुख्तार अंसारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पिछले दिनों हुई सुनवाई में बांदा जेल में अपने लिए सुविधाएं बढ़ाए जाने की मांग की थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का यूपी का दौरा शुरू होने वाला है। बताया जा रहा है कि ये 14 जुलाई से प्रस्तावित है, जिसे लेकर कांग्रेस दफ्तर में तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बीच कांग्रेस मुख्यालय पर एक होर्डिंग चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि इस होर्डिंग से राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तस्वीर गायब है। माना जा रहा है कि 2022 के चुनाव के लिए ये कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है और इसका ऐलान इस पोस्टर के जरिए कर दिया गया है। यानी उम्मीदवार के चयन से लेकर पार्टी के घोषणा पत्र तक प्रियंका गांधी की ही अहम भूमिका होगी। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर अब यूपी में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सियासी दल अपनी अपनी तैयारी में जुट गए हैं और अब कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा भी उत्तर प्रदेश के दौरे पर आने वाली हैं। उनका ये दौरा 14 जुलाई से प्रस्तावित है। ऐसे में कांग्रेस दफ्तर में उनके स्वागत की जोरदार तैयारी भी की जा रही है। कांग्रेस दफ्तर में हम मौजूद हैं और यहाँ जो एक होर्डिंग लगा है वो इस वक्त चर्चा का केंद्र है। इसलिए चर्चा का केंद्र है क्योंकि आप देखिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रियंका गांधी वाड्रा है और कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है। एक सूरज निकल रहा है, यानी नई उम्मीद की रोशनी कांग्रेस बता रही है प्रियंका गांधी के आने पर ही निकलेगी, यूपी में आएगी और
सबसे महत्वपूर्ण बात, इस होर्डिंग में आपको ना राहुल गांधी नज़र आ रहा है ना सोनिया गांधी नज़र आ रही हैं। यानी कांग्रेस की ये तैयारी है कि उत्तर प्रदेश में 2022 का जो विधानसभा का चुनाव है वो प्रियंका गांधी के ही लीडरशिप में लड़ा जाएगा, यानी उनके ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा और उन्हीं की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका इन चुनाव में रहेगी। हालांकि 2019 के जब लोकसभा चुनाव थे तभी से प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश पर ख़ास तौर से वो देखती हैं और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश का जो कुछ भी है मॉनिटरिंग सिर्फ प्रियंका गांधी वाड्रा ही करती हैं। पर अब ये पोस्टर, ये होर्डिंग अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने जो तैयारी की है उसमें प्रियंका गांधी वाड्रा की ही सबसे ज़्यादा सक्रिय भूमिका चुनाव में रहेगी। कैमरा प्रमोद के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। बहराइच में भाजपा नेता और महसी के विधायक सुरेश्वर सिंह को सुपारी किलर ने इंटरनेट कॉल करके जान से मारने की धमकी दी है, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। बताया गया है कि देर रात भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह को सुपारी किलर ने इंटरनेट कॉल किया और 24 घंटे में मौत के घाट उतार देने की धमकी दी। सुरेश्वर सिंह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के करीबी माने जाते हैं। विधायक सुरेश्वर सिंह ने अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की है, साथ ही इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग भी की है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हमको रात में 10:21 से लेकर 10:45 तक के लगातार फोन आते रहे। 2 बार हमने रिसीव किया। उसके द्वारा ये कहा गया कि 24 घंटे के अंदर हम आपको जान से मार देंगे। हमने कहा क्यों? उसने कहा हमको पैसा मिला है जान से मारने के लिए और उपचुनाव कराना है। इसकी शिकायत हमने पहले एसपी को फोन से किया, फिर डीएम को किया, पत्र लिख करके अपर मुख्य सचिव गृह को भेजा। सुरेश्वर सिंह द्वारा एक तहरीर व्हाट्सएप पे प्राप्त हुई है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि उस इंटरनेट कॉलिंग के माध्यम से उनको जान से मारने की धमकी और सुपारी प्राप्त होने की बात कही गई है। इस तहरीर पर थाना कोतवाली नगर में मुकदमा अपराध संख्या 205/21 धारा 506, 507 MPC कायम किया गया है। पूरे प्रकरण की सर्विलांस के माध्यम से जानकारी प्राप्त की जा रही है और इस प्रकरण को STF को भी पुलिस अधीक्षक महोदया के निर्देशों के क्रम में इसमें STF से भी सहायता प्राप्त की जा रही है। आगरा में एसडीएम और स्वास्थ्य विभाग ने अवैध क्लिनिक पर कार्रवाई की। छापे के दौरान पता चला कि क्लिनिक बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा था और यहां झोलाछाप कंपाउंडर मरीजों का इलाज कर रहे थे। ये क्लिनिक बालाजी हेल्थ केयर सेंटर के नाम से चल रहा था। फिलहाल क्लिनिक को सील कर दिया गया है, लेकिन झोलाछाप कंपाउंडर फरार हो गए। ये क्लिनिक फतेहाबाद कस्बे में मौजूद है। बालाजी हेल्थ केयर सेंटर बाईपास रोड फतेहाबाद पर अवैध रूप से प्रसव कराया जा रहा है। इसकी सूचना पर डॉक्टर साहब, मैं और पुलिस ने यहाँ पर छापेमारी कार्रवाई की है। यहाँ बिना डॉक्टर के अस्पताल संचालित होता पाया गया। प्रथम दृष्टया गंभीर अनियमितता पाई गई है, इसी कारण इसको सील कर दिया। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने कहा कि इस बार भी पार्टी दूसरे दलों के साथ गठबंधन करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पहले भी गठबंधन किया था और इस बार भी जो पार्टी हमारी विचारधारा के नजदीक है उनसे वार्ता चल रही है। निश्चित तौर पर करेगी गठबंधन। और पहले भी देखिए, पहले भी हम लोगों ने गठबंधन किया था और इस बार भी गठबंधन कर रहे हैं। और अभी पंचायत चुनाव में भी हमारे जो सहयोगी दल थे उनको हम लोगों ने जिला पंचायत के भी टिकट दिया था, ब्लॉक प्रमुखी के भी टिकट दिया था। वो भी दल हैं जो हमारे विचारधारा से नज़दीक हैं, उनसे सभी लोगों से वार्ता चल रही है। आगरा में भाजपा विधायक जितेंद्र वर्मा ने पुलिसकर्मियों को धमकी दी है। भाजपा विधायक जितेंद्र वर्मा ने कहा कि अगर पुलिस वालों ने उनके क्षेत्र में किसी भी चौराहे पर स्थानीय निवासी की बाइक चेकिंग की या उनसे बदतमीजी की तो लाइन हाजिर करा दूंगा। हालांकि विधायक ने अब इस पर सफाई भी पेश कर दी है। सनी तोमर ने आज बदतमीजी की। सनी तोमर का ये लाइन का आदेश आ गया है, लाइन को रवाना हो गया होगा, वो मेरे पास भी आ गया, थाने में पहुंच गया है। रही बात दूसरी, चौराहे पे, चाहे चौराहे पे या बा चौराहे पे, कोई भी सिपाही, कोई भी दरोगा, कोई भी ऐसा लोकल आदमी की मोटरसाइकिल चेक करता है या बदतमीजी करता है, वो 1 घंटे रुकेगा ना, मेरा वादा आप लोगों से। चेकिंग करने पर हमें कोई एतराज़ नहीं है, ना मैंने चेकिंग का कोई एतराज़ किया है। मैंने आगे भी उसमें कहा है, पूरा वीडियो शायद नहीं मिल पाया होगा। चेकिंग करें, कानून की व्यवस्था की रखवाली करें, कानून व्यवस्था रहनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से प्रदेश को संभाला,
आज भी कानून व्यवस्था कायम है। मैं कह रहा हूँ यदि किसी के आपका कानून का नैतिक दायित्व है उसका पालन करें, लेकिन आम जनता को, आम आदमी को आप बदतमीजी से पेश आएंगे, आप कानून का पालन नहीं करेंगे, कानून का उल्लंघन करेंगे, तो उस पर उसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गाजीपुर में बीते दिनों ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान एक स्थानीय गायक को चुनावी गीत संगीत महंगा पड़ गया। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि समेत 25 लोगों ने युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। जब युवक बेहोश हो गया तो उसे छोड़कर चले गए। परिजनों की ओर से पुलिस में शिकायत करने के बाद दबंगों ने जान से मारने की धमकी दी। मामला जखनिया क्षेत्र का है, जहां ब्लॉक प्रमुख के प्रतिनिधि मसाला सिंह और उसके सहयोगियों ने युवक के साथ मारपीट की। पीड़ित का नाम पीयूष यादव है। मसाला सिंह अपराधी D5 गैंग का सदस्य है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई का भरोसा किया। जखनिया बाजार में इनके पुत्र को कुछ लोगों द्वारा 20-25 लोगों द्वारा मारा गया। इस प्रार्थना पत्र में उन्होंने नामांकित किया कुछ लोगों के, राहुल सिंह, सोनू सिंह, मसाला सिंह, सतेंद्र सिंह, कई सारे नामांकित किए गए 20-25 नाम है। इस प्रार्थना पत्र को कहते हैं यहाँ पर हमने रिसीव किया है और इसको कहते हैं भोकड़ा अध्यक्ष साहब के लिए कहते हैं मार करके उस पर जाँच की जाएगी कहते हैं, और अगर तथ्य सही पाए गए इसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। जिला पंचायत अध्यक्ष सदस्यों के शपथ ग्रहण के दौरान कुछ जगहों पर हंगामा देखने को मिला। सहारनपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष मांगेराम चौधरी ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। इस दौरान भाजपा और बसपा समर्थक आपस में भिड़ गए। इसी तरह मुजफ्फरनगर में जिला पंचायत अध्यक्ष वीरपाल निरवाल के शपथ के दौरान विपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया। दरअसल सहारनपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष सदस्यों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ। डीएम अखिलेश सिंह ने जिला पंचायत अध्यक्ष मांगेराम चौधरी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह के बाद बीजेपी और बसपा के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। यहां बैठक की व्यवस्था को लेकर देवबंद से भाजपा विधायक कुंवर ब्रजेश सिंह भड़क गए और कुछ लोगों को मंच से नीचे उतरने को कहा, जिस पर बसपा समर्थकों से उनकी कहासुनी हुई। मुजफ्फरनगर में भी जिला पंचायत अध्यक्ष सदस्यों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में विपक्षी सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निरवाल जैसे ही चौधरी चरण सिंह सभागार में शपथ लेने पहुंचे, उसी समय हंगामा। श्रावस्ती में आज जिला पंचायत अध्यक्ष के तौर पर पूर्व राज्य मंत्री दद्दन मिश्रा ने शपथ ली। वो वार्ड नंबर 17 से जीते थे। उनका निर्वाचन निर्विरोध हुआ था। जिलाधिकारी ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कौशाम्बी में भी नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष कल्पना सोनकर ने शपथ ली। डीएम सुजीत कुमार ने कल्पना सोनकर को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान मुख्य अतिथि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रहे। उन्होंने कहा कि पंचायत से लेकर लोकसभा तक का चुनाव एक साथ होना चाहिए। आगे केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अब जिला पंचायत अध्यक्षों, ब्लॉक प्रमुखों और प्रधानों को अपनी अपनी टीम के विकास के काम में जुट जाना चाहिए। हमारे जिले के ब्लॉक प्रमुख के भी चुनाव संपन्न हो गए हैं। जो विजयी सभी ब्लॉकों के प्रमुख हैं उनको भी शुभकामनाएं। जिला पंचायत के अध्यक्ष सभी सदस्यों को साथ में लेकर के, ब्लॉक के प्रमुख अपने सभी बीडीसी मेंबर को लेकर के, और ग्राम पंचायतों में जो प्रधान हमारे निर्वाचित हुए अपने ग्राम सभा के सभी सदस्यों को लेकर के, अब चुनाव हो गए, अब विकास के काम में लगे, ऐसी आशा करते हुए, अपील करते हुए और सबको उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आश्वस्त करते हुए विकास के लिए पैसे की कमी नहीं पड़ने दी जाएगी, लेकिन विकास में कोई ना तो भेदभाव होना चाहिए, ना विकास के कार्य जो हों उसमें गुणवत्ता में कोई खराबी होनी चाहिए। बुलंदशहर में डॉक्टर अंतुल तेवतिया ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद की शपथ ली। इस दौरान सभी जिला पंचायत सदस्यों ने भी शपथ ली। जिलाधिकारी ने इन्हें शपथ दिलाई। इस मौके पर राज्य मंत्री से लेकर सांसद और विधायक भी मौजूद थे। मैं विधि द्वारा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता,
वहीं इटावा में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के चचेरे भाई अभिषेक उर्फ अंशुल यादव ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद की शपथ ली। जिलाधिकारी श्रुति सिंह ने अंशुल यादव और तमाम जिला पंचायत सदस्यों को शपथ दिलाई। इस दौरान पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव भी मौजूद रहे। मुझे पूरी उम्मीद है आज जो दोबारा जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में मैंने शपथ ली है, मैं और हमारा पूरा नया बोर्ड उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आने वाले समय में इटावा में विकास के और बड़े कीर्तिमान स्थापित करेंगे। सड़क, गली, नाली, पानी, बिजली, शिक्षा से लेके जो भी समस्याएं आएंगी और ख़ास तौर पर आने वाले समय में जो भी कोविड की समस्याएं रहेंगी, इन्हीं सभी चीज़ों पर इटावा जिला पंचायत काम करेगी और इटावा के लोगों को कहीं भी किसी तरह से निराश नहीं होने देगी। बलिया में भी आनंद चौधरी को जिला पंचायत अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई गई। जिलाधिकारी ने उन्हें शपथ दिलाई। आनंद चौधरी पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी के बेटे हैं। चुनाव के दौरान योगी सरकार के मंत्री उपेंद्र तिवारी के खिलाफ नारेबाजी का मामला सुर्खियों में रहा था। मैं आनंद चौधरी जो अध्यक्ष जिला पंचायत बलिया निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा तथा अध्यक्ष के रूप में कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। अमेठी में भी जिला पंचायत अध्यक्ष पद और सदस्यों का शपथ ग्रहण हुआ। इस दौरान जिलाधिकारी ने राजेश अग्रहरी ने जिला पंचायत अध्यक्ष की शपथ दिलाई। आपको बता दें कि राजेश अग्रहरी राजेश मसाला के मालिक हैं। अयोध्या की जहां राम जन्मभूमि मंदिर की नींव भराई के बीच यहां मंदिर निर्माण कार्यशाला में पत्थर कटिंग मशीन की मरम्मत और टेस्टिंग का काम शुरू हो गया है। इसके लिए बाकायदा राजस्थान के कारीगरों को बुलाया गया है। दरअसल कार्यशाला को बंद हुए 6 से 7 साल हो गए। ऐसे में अब पत्थरों को काटने के लिए कटर मशीन की रिपेयरिंग की जा रही है, जिससे पत्थरों की जरूरत पड़ने पर किसी तरह का गतिरोध न पैदा हो। आपको बता दें कि 1990 में राम जन्मभूमि कार्यशाला की स्थापना के बाद से 2013 से 14 तक पत्थरों को तराशने का काम बदस्तूर चलता रहा, लेकिन उसके बाद ये बंद हो गया और अब फिर से इसे सक्रिय किया जा रहा है। लगभग 6-7 वर्ष हो गए हैं कार्यशाला को बंद हुए। अभी चूँकि जो पत्थर की गढ़ाई होनी चाहिए उसको काटने के लिए पत्थरों को कटर मशीन की आवश्यकता पड़ती है, तो कटर मशीन लगी हुई है, एक बड़ी एक छोटी कटर मशीन। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो है वह पुनः सक्रिय हो जाएगी और पत्थरों को नक्काशी करने में, पत्थरों को काटने में उसका सहयोग प्राप्त होगा। चंपावत में लगातार बारिश से तराई टनकपुर क्षेत्र में बहने वाले बरसाती नाले उफान पर हैं। टनकपुर के सुप्रसिद्ध पूर्णागिरी मंदिर जाने वाले रास्ते भारी बारिश के कारण जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहीं भारी बारिश ने पूर्णागिरी मंदिर क्षेत्र में भी भारी तबाही मचाई है। ये तस्वीरें भैरव मंदिर क्षेत्र में हैं, जहां दुकान को गिरते हुए आप देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ आसपास के भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। ये क्या जाता है बगल में भी घुसता है, फिर यही क्या घुसता है, सब आते हैं इसके साथ। अरे गया भैया गया। उत्तराखंड में बारिश से हाल बेहाल है। यहाँ की अमलावा नदी उफान पर आ गई है, जिसकी वजह से नदी पर बने पुल पर लोग फंस गए हैं। बड़ी मुश्किल से ह्यूमन चेन बनाकर लोग पुल पार कर रहे हैं। सभी ग्रामीण कालसी ब्लॉक के कोटा तारली इलाके के बताए जा रहे हैं। इसके अलावा विकासनगर के ही कालसी ब्लॉक के बोहा गांव के ऊपर बना नाला उफान पर है, जिससे नाले का सारा पानी गांव में दाखिल हो गया। टिहरी में देर रात से मूसलाधार बारिश जारी है, जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग अपने अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। यहाँ भारी बारिश के चलते भिलगना और नैलचामी नदी के अलावा बालगंगा नदी रौद्र रूप में बह रही है। आपदा के लिहाज से घनसाली को अति संवेदनशील माना गया है, जिसकी वजह से यहाँ लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। भारी बारिश की वजह से अब तक 6 लिंक रोड मलबा आने से बंद है। आपदा कंट्रोल रूम से पूरे जिले पर नजर रखी जा रही है।
रुद्रप्रयाग जिले में आफत की बारिश बरस रही है। 2 दिनों से जिले के ऊंचाई वाले इलाकों से लेकर निचले क्षेत्र में जमकर बारिश हो रही है। ऐसे में एक ओर जहां लोगों को गर्मी से निजात मिली है, तो वहीं केदार घाटी में ठंड भी महसूस की जा रही है। इसके अलावा बारिश के कारण नुकसान भी हो रहा है, जिससे लोगों को खासी दिक्कतों से गुजरना पड़ रहा है।